अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक न्याजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जाना है, खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है, माँ बाप नहीं तो कुछ भी नहीं। माँ बाप हैं तो हम हैं, माँ बाप नहीं होते इनके तो माँ बाप हैं तो ये हैं, ये हैं तो हम हैं। तो आज की हमारी वीडियो है ओके गाइस, तो आज की हमारी वीडियो है इंडियाज इकोनॉमी रिजर्व। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। तो वीडियो है इंडिया इकोनॉमी रिजर्व्स। ये भी तो पढ़े ना, ये भी तो पढ़े। ये हिंदी मुझे नहीं आती, सीखूंगी टेंशन नहीं। भारत और भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर एक बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर आ रही है, जिसको सुनने के बाद आप भी बड़े ही ज़्यादा खुश होने वाले हैं। साथ में ये चीज़ नोटिस करने वाली है कि कोविड-19 की शुरुआत में भारतीय सरकार ने भारत में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट मेजर्स और लॉकडाउन लगवाया था, जिसके कारण हमारी अर्थव्यवस्था पूरी तरह बर्बाद होने की कगार पर आ गई थी। लेकिन अब खुशी की बात यह है कि हमारी अर्थव्यवस्था उतनी ही तेज़ी से रिकवर करने जा रही है। अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक से लेकर IMF ने अनुमान लगाया था कि साल 2021 से 22 के लिए भारत का GDP ग्रोथ रेट 9.5% से 10% के बीच में रहेगा। उसके बाद FDI को लेकर खुशखबरी आई थी कि हम FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के मामले में पिछले साल दुनिया भर में 5वें स्थान पर रहे। उसके बाद फिर हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से संबंधित बहुत ही बड़ी खुशखबरी आई थी, जिसके तहत हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स इतिहास में पहली बार $600 बिलियन के पार चले गए थे और हमने रशिया को भी पीछे कर दिया था। ये सारी चीज़ें इसी तरह इशारा कर रही थी कि अब भारत ने दोबारा से $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की ओर स्पीड बढ़ा दी है और अर्थव्यवस्था सीधा पहले गियर से 5वें गियर में आ गई है। ये तो चलो पिछले हफ्ते तक की कहानी थी, लेकिन इस हफ्ते हमने चाइना, रशिया, फ्रांस, जर्मनी जैसे दुनिया के बड़े बड़े देशों को एक ही झटके में पीछे छोड़ते हुए बहुत ही बड़ा इतिहास रच दिया है। दरअसल खुशखबरी निकल कर आ रही है हमारे फॉरेन एक्सचेंज दर्स यानी विदेशी मुद्रा भंडार को लेकर। RBI ने पिछले कल देर शाम को 30 जुलाई को खत्म हुए हफ्ते का विदेशी मुद्रा भंडार का आंकड़ा देश के सामने रख दिया है, जिसके मुताबिक पिछले मात्र 7 दिनों में ही देश के फॉरेक्स रिजर्व्स $9.4 बिलियन बढ़ गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। इस हफ्ते हमने बहुत ही बड़ा $9.4 बिलियन का जंप मारा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब हम एक बार फिर से लाइफ टाइम हाई $620 बिलियन तक पहुंच गए हैं, क्योंकि ये पहली बार है जब हमारे विदेशी मुद्रा भंडार ने $620 बिलियन का आंकड़ा पार किया हो। ये खुशी डबल इसलिए हो जाती है क्योंकि पिछले हफ्ते हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स $1.5 बिलियन कम हो गए थे, यानी इनमें गिरावट देखने को मिली थी, जिसके बाद एक बहुत ही बड़ा उछाल देखने को मिला है। $620 बिलियन इतनी बड़ी रकम होती है कि अगर किसी कारण से भारत के पास अगले कुछ महीनों तक विदेशी पैसा ना भी आए, तभी हम अपने 1.5 साल का इंपोर्ट बिल बैठे बैठे चुका सकते हैं। अगर देश किसी युद्ध जैसी स्थिति में फंस गया तो हम इस पैसे का इस्तेमाल रातों रात हथियार, फाइटर जेट या गोला बारूद खरीदने के लिए कर सकते हैं। गौर करने वाली बात यह भी है कि $9.4 बिलियन का उछाल हमने मात्र 7 दिनों के अंदर प्राप्त किया है, जबकि रशिया, जापान, जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों को इतना बड़ा जंप मारने के लिए पूरा महीना लग जाता है, जबकि यहाँ पर हमें मात्र 7 दिन लगे। $9.4 बिलियन का उछाल भारत का इतिहास का सबसे बड़ा जंप है या फिर नहीं, ये तो हमने काफ़ी रिसर्च की, लेकिन हमें डेटा नहीं मिल पाया। लेकिन ये चीज़ तो बिल्कुल श्योर है कि ये उछाल विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत के सबसे बड़े उछालों में से एक होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा रिलीज डेटा के मुताबिक ये जंप FCA यानी फॉरेन करेंसी एसेट्स और गोल्ड रिजर्व्स के बढ़ने के कारण देखने को मिला है। वैसे $620 बिलियन भी बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब हमारा विदेशी मुद्रा भंडार $1000 बिलियन यानी $1 ट्रिलियन का आंकड़ा पार कर देगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर यही स्पीड रही तो फिर हम साल 2025 से पहले ही $1 ट्रिलियन के आंकड़े को भी पार कर देंगे। वैसे देश का विदेशी मुद्रा भंडार इतनी तेजी से बढ़ने का श्रेय क्या आप मोदी सरकार को देंगे, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब। मैं तो बिल्कुल मोदी सरकार को ही दूंगी। आपको क्या लगता है? बिल्कुल उन्हीं की वजह से जो भी है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि पॉलिसीज़ वगैरह बनाना, जिस तरीके से हम डेवलपमेंट हर चीज़ को लेकर मेरे हिसाब से तो पूरा क्रेडिट उनको ही जाता है। ऐसा ही है। और क्या वजह आपकी, इसकी क्या वजह लग रही है आपको इस एकदम से ऊपर आने की? कोविड की वजह से थोड़ा सा उनका पीछे चले गए थे। तो कोविड की वजह से तो पीछे गए थे, लेकिन आप देखें इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना काम हो रहा है, सिटीज़ के अंदर इतना काम हो रहा है, एक्सपोर्ट इतना हो रहा है, ह्यूज बल्क में एक्सपोर्ट हो रही हैं चीज़ें, तो जाहिर सी बात है इकोनॉमी तो बढ़नी है। $620 बिलियन। असल में मेन मसला जो है वही थी कि ट्रांसपोर्ट, रोड्स, रेलवेज, मेट्रोज, मेन चीज़ वही थी कि उन्होंने लोगों की सहूलतों, लोगों को आसानियाँ दी, लोगों को ट्रांसपोर्ट, लोगों को बिजनेस करने में। तो उस दिन उसकी से बात शॉक्ड हूँ जिस दिन से मुझे पता चला है कि मेट्रो को एक्सपोर्ट करते हैं।
इंडियंस कमाल कमाल इंडिया खुद बनती है एक्सपोर्ट वहीं करता पर है, मेट्रो ऑस्ट्रेलिया को खुद को। बनाकर बुलेट वहाँ बन रही है, हाइपरलूप का कॉन्सेप्ट वहाँ आ चुका ऐसा है। ही है, बिल्कुल। तो फिर बचता तो अच्छा, ये इन्होंने, मैंने अक्सर बहुत सारी वीडियोस में हमने नोट किया था कि इनका फोकस या इनका मेन मुद्दा ट्रांसपोर्ट, तरक्याती कामों पे भी है। तरक्याती कामों पे, ये तरक्याती ये काम नहीं कि बाकी पार्क्स बना दिए फजूल के, ठीक है, और लॉन्च बना दिए फजूल देखिए के। फजूल के तो वो भी नहीं होते, लेकिन इनका फोकस ज़्यादा इन पे, फर्स्ट हाँ। प्रायोरिटी जो है इनकी जो है वो रोड्स हैं, गाड़ियाँ व्हीकल्स हैं, है, मेट्रोज हैं। मेट्रोज अच्छा, हैं। इन चीज़ों की वजह से फिर ऑटोमेटिकली तरक्की होती है, खुद ब खुद तरक्की होती है, और उसका रिजल्ट हम देख रहे हैं आज। अच्छा हमारे यहाँ ईवी का अभी तक कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ना, है गाड़ियाँ, मतलब इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं हुई है, कॉमन नहीं, ठीक है, लेकिन वहाँ पे आप देखें ईवी कितनी कॉमन हो रही है, कॉमन आ रही डे है, बाय डे मज़ीद आ रही हैं गाड़ियाँ, डिफरेंट टाइप की, डिफरेंट बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन हमारे यहाँ आम तौर पर सड़कों पे आप इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ नहीं देखते कि ना स्टेशन से, ना स्टेशन से ऐसे। स्टेशंस भी नहीं है, इलेक्ट्रिकल स्टेशंस। लेकिन ये है कि इंटरेस्टिंग था, और एक मोदी जी के लिए समझो एक और बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि यार यहाँ से यहाँ तक लेके चले गए 620 बिलियन डॉलर, कमाल, मतलब और 1 ट्रिलियन तक पहुंचना है, यानी 1000 बिलियन डॉलर्स तक। वो ये चंद कह रहे हैं ही 2025 से पहले साल हम में। अचीव कर लेंगे, अगर इसी स्पीड से, इसी रफ्तार से चले तो बड़ी बात है। बड़ी बात है। बहुत बड़ी और बात अगर ऐसा रहा तो आराम से रशिया को पीछे छोड़ दिया, रशिया अगर ये अचीवमेंट हासिल करता तो कम से कम 1 महीना लगता, 1 महीना, लेकिन यहाँ पर 7 दिन के अंदर ये अचीवमेंट हासिल किया उन्होंने। मैंने खुद से वीडियो नहीं देखी होती और कोई मुझे बताता तो ये मुझे सारी यकीन नहीं आ रहा चीज़ें होता। देखिए, ये सारी चीज़ें वो चीज़ें हैं कि सारा निज़ाम मिलकर एक निज़ाम बनता है, सब मिलकर, सारे मिनिस्टर्स और सारे डिपार्ट्स मिलकर। अच्छा, सबकी कोऑर्डिनेशन आपस में हो, सब एक पेज पर हो, सबका एक मुद्दा हो कि हमने अपने मुल्क को, हमने अपने भारत को, हमने अपने इंडिया को आगे लेके जाना है, तरक्की दिलानी तो है। सबका मकसद जब एक होता है, कोई भी कंपनी, छोटा सा इदारा, छोटी सी कंपनी हो, कुछ भी हो, अगर उसके Unity चार लोग हैं, चारों लोगों का मकसद ही अपनी कंपनी को धक्का लेके आगे ले जाना है, आगे ले जाना है, कोई तो चालाकी ना दिखा रहा हो, कोई अगर करप्शन ना कर रहा होता क्या है कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि लग तो रहा होता है कि आपके साथ लोग हैं और आपके मकसद में आपके साथ दे रहे हैं, लेकिन वो उल्टा रुकावट होते हैं। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगी कि आज जो पाकिस्तान इतना पीछे है, तो मुझे बहुत ज़्यादा जो, वैसे तो बहुत सारे रीजंस है, लेकिन उसमें एक रीज़न मुझे लगता है करप्शन भी है। मेन रीज़न ही करप्शन हाँ, ठीक है ना, मेन तो रीज़न। आपको नहीं लगता है इंडिया में नहीं होता होगा? देखिए, इंडिया में होता होगा, लेकिन इस होता लेवल था, का नहीं होता लेकिन जब देखिए होता होगा, लेकिन जब गवर्नमेंट टाइट हो जाए कि नहीं यार, सिंसियर हो जाए अपनी आवाम को, अपने मुल्क को, हमने अपने मुल्क में करप्शन ख़त्म करनी है, ठीक है। तो उन्होंने फिर सज़ाएं दी होंगी, पकड़म धकड़म की होगी, लोगों को सज़ाएं मिली होंगी, इदारों से निकाल दिया होगा, सस्पेंड कर दिया होगा। तो मैं कहता हूँ कि अगर एक आपको मैं मिसाल दूँ, करप्शन कैसे ख़त्म होगी, किसी भी जगह का निज़ाम कैसे ठीक हो सकता है। 100 लोग हैं, 100 लोग ही करप्शन कर रहे हैं, सबको पता है, आपको पता चल गया, 100 लोगों के बारे में आपको आइडिया हो गया, आपने उस करप्शन को सही कैसे करना है। आपने 10 से 5 लोग पकड़ लिए, आप उनको सज़ा दे दें, बाकी सारे भी 70 को जाएंगे, ऑटोमेटिकली सही हो जाएंगे, हाँ, सही हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक हो वो फिर करप्शन नहीं रहेगी। क्या है वो देखेंगे। अच्छा, होता क्या है कि आपने अगर 1 करोड़ रुपए की करप्शन की है, हमारे यहाँ, मैं आपको अपना बताऊँ कि हमारे यहाँ 1 करोड़ रुपए की करप्शन हो गई, एक बंदे ने की है, तो उस करप्शन से वो कैसे निकलता है, पकड़ा भी जाता है तो और मजीद दे देता है, हाँ, नहीं, पैसे 10 लाख दे दिए, 10 लाख दे तो दिए, क्या 15 बचत हो लाख गई दे दिए, बिल्कुल कि 90 लाख बचत हो बचत हो गई। तो आप यहाँ पे करप्शन करने वाला ही पैसा यूज़ करके बच रहा है ना। मैं एक बात बताऊँ, आप ये कहना चाहते हैं कि जो मतलब जो इंसाफ देने वाला है वो खुद भी बिका हुआ है, जो पकड़ रहा है, जिसका काम है रोकथाम करना, वो खुद भी बिका हुआ है, वो खुद करप्शन में डूबा हुआ है। यानी हर मामले में हर इंसान, हर लेवल का इंसान करप्शन कर रहा है। एक लड़की की वीडियो आई थी जिसमें वो बता रही थी कि हमने किसी को घर दिया था रेंट पर, हमारा अपना घर था, तो हमने वो घर रेंट पे दे दिया था और हम बड़े घर चले गए थे। ठीक है। बड़े घर रेंट पे इसलिए गए थे कि हमारे घर में शादी थी, ठीक है, तो शादी की वजह से हमने कुछ टाइम के लिए बड़ा घर ले लिया, तो अपना छोटा घर जो था वो रेंट पे दे दिया था। 3 साल हो गए, आज तक हम अपने घर वापस नहीं जा सके, अपना घर होते हुए किराए में धक्के खा रहे हैं, पैसे अलग ज़ाया हो रहे हैं, डिप्रेशन अलग चल रही है, केस चल रहा है। उस शख्स ने एक नकली एग्रीमेंट बनाया, उस एग्रीमेंट के थ्रू वो उस घर में रह रहे हैं। अच्छा, कोई मतलब अच्छा, मैं सोचता हूँ ठीक है 3 साल हो गए, 3 साल के बाद उनको वापस घर आ जाता है,
यार हमारा निज़ाम, हमारा इंसाफ, हमारा इतना बुरा निज़ाम है, मतलब इतना बुरा निज़ाम है कि एक शख्स का अपना, अच्छा नकली एग्रीमेंट, आपको पता है हमारे यहाँ अगर कोई केस चला जाए अदालत में तो फिर गया, लंबा गया, अपना घर होते हुए भी वो किराए पे रह रहे हैं 3 साल तक। और अगर वो उनके पास आ भी जाता है घर तो 3 साल तक जो वो रहा, 3 साल तक उनके जो परेशानियां उठाई, 3 साल तक वो रहा, यानी कि अगर वो उस घर का रेंट देता कितना होता, 3 साल तक कहाँ से कहाँ पहुँचता वो, अगर वो घर उनको मिल भी जाता है तो उन्होंने जो रेंट दिया वो अलग नुकसान, इसको जो रेंट की गलत करने वाले को जो रेंट का प्रॉफिट हो गया, मुफ्त में 3 साल तक घर मिल गया, अभी तो पता नहीं कितने साल और मिलेगा, अब तो पता लेकिन मैं मिसाल दे रहा हूँ हाँ, कि 3 साल तक अगर केस चल रहा है तो आप मज़े से जो जहाँ रह रहा है वहीं रहेगा। सबसे पहले तो अगर करना चाहिए ना, सबसे पहले तो उस बंदे को तो बाहर निकालो कि केस चल रहा है, घर किसी का नहीं है। नहीं तो घर को तो सील कर देना चाहिए। मैंने तो ये सुना है जिस चीज़ पे केस होता है नहीं, वो सील जो हो जाता है, जिसका वो कब्जा जगह। होता है सबसे पहले तो वो होता ही है, वो होता है नाजायज़ भी हो कुछ भी हो, बहुत कब्जे अफसोस को माना जाएगा, यानी कि जिसका जो कब्जा मौजूद है हाँ, जो सबसे, मौजूद है। फिर जो फैसला होगा फिर वो रहेगा। अच्छा, तो वो बेचारे बता रहे थे, रो रो के वीडियो बनाई थी। तो हमारे कानून का, हमारे निज़ाम का इतना बुरा हाल है कि आप गलत भी हो, कातिल भी हो, कुछ भी हो तो आप बच सकते हो, बस पेशियाँ आगे बढ़ाते रहो, तो ये करते रहो तो वो करते रहो। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हकदार के पास हक नहीं। एक लड़की की वीडियो आई थी जो डॉक्टर बन रही थी, वो भी बड़ी वायरल हुई कि जिसके माँ बाप नहीं है तो उनके रिश्तेदार उनकी जायदाद पे कब्ज़ा करना चाह रहे हैं, तो धमकियाँ देना चाह रहे हैं। तो एक लड़की थी जो डॉक्टर बन रही है। मतलब बड़ी ऐसी वीडियोज़ आती हैं और अफसोस होता है देख के हमारे कानून को, हमारे निज़ाम को। कानून सख्त होगा, करप्शन ख़त्म होगी, मुल्क तरक्की करेगा। सिंपल सी बात है। अगर आप सख्ती नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। अगर आप जालिम को उसका सज़ा नहीं मिलेगी, करप्शन करने वाले को। मैंने ये देखा है कि जिसके पास पैसा है अगर वो गलत भी है ना तो वो इंसान सही है। बिल्कुल ऐसा ही सही कह रही है कि हर कोई पैसा लगा कर जो है ना, हर किसी को खरीदा जा सकता है पैसों से। पाकिस्तान में ऐसा ही हो रहा है। बड़े से बड़ा अफसर हो, छोटे से छोटा अफसर हो, कोई भी हो, पुलिस हो, सिपाही लॉयर हो, आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है गाड़ी के तो आपने 50-100 पकड़ा दिए। लेकिन यही तो मैं बता रहा हूँ, हकीकत है। यही तो सबसे बड़ी गलत बात है कि आप यहाँ पर, अच्छा लोगों के माइंड सेट हो गए हैं। पता क्या सेट हो गए, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं है। अगर मेरे पास ये चीज़ नहीं है, मेरे पास वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है, मेरे पास वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कोई मसला नहीं है। तो यहीं से फिर करप्शन शुरू होती है। करप्शन करने वाले ही मज़ीद करप्शन रिश्वत देकर साइड पे हो जाते हैं। 1 करोड़ रुपए कमाने वाला 20 लाख रुपए दे के 80 लाख रुपए अपने साइड पे रख लेता है। बिल्कुल ऐसे ही ये चीज़ें हो रही हैं जिसकी वजह से मुल्क मज़ीद पीछे से पीछे जाएगा अगर मेन चीज़ करप्शन पर काबू नहीं हुआ। और अच्छा जो करप्शन पे काबू करने वाले हैं वही करप्शन करेंगे तो फिर क्या होगा। अगर पुलिस है, अदालतें हैं, उनका काम है करप्शन को ख़त्म करना, उनका काम है बुराइयों को ख़त्म करना माशरे से। अच्छा वही जब बुराइयां करेंगे, वही जब रिश्वत ले रहे होंगे तो फिर क्या रह जाता है। बिल्कुल। पता है अगर इस लेवल के लोग करप्शन कर रहे हैं और आप इस लेवल पर हो तो पता है वो क्या करते हैं। अगर इस लेवल के लोग करप्शन कर रहे हैं तो वो सबको बांटते, पूरा बंदर बांट होता है कि अगर उन्होंने 1 करोड़ की करप्शन करी तो 50% वो अपना रखेंगे, 50% अपने ऊपर वालों को खिलाएंगे, सबको जाता है, ताकि अगर वो पकड़े जाएंगे तो सारे उसका साइड लेंगे, उसको सिक्योर करेंगे। हाँ। तो सब कुछ ओके चल रहा है। जिनको हाथ डालना चाहिए, जिनको पकड़ना चाहिए वही नहीं, फिर वो उन्हीं के रंग में रख जाए या तो फिर वो साइड लाइन हो जाए। बिल्कुल बस ये 2 ऑप्शन होते हैं उनके। ऐसा ही है। तो मोदी जी के दौर में इतनी बड़ी तरक्की, इतनी खुशहाली, माशाल्लाह से इतनी खुशहाली, मतलब आपने किसी और पीएम के दौर में सुना था? यहाँ तो देखें, मैं वही कहता हूँ कि तकरीबन मोदी जी से रिलेटेड कोई वीडियोस होती हैं तो अक्सर ये देखा गया है कि उसमें पॉजिटिव कमेंट्स होते हैं। मतलब ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।